अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8 के 4 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11 इन 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दी जाएंगी, ठीक है जी। और हमने उनको सिंपल डिटेक्टिव प्रूफ्स उनके फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। मतलब लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हर स्टेप की रीज़न साथ ज़रूर बतानी है। तो सबसे पहली अलजब्रिक एक्सप्रेशन जो हमें दी गई वो है जी x-4 होल का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। इस अलजब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड चूज़ करेंगे, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू लिख लेंगे। अब देखें x-4 और होल की पावर 2 है, तो इस पावर 2 को अलहदा अलहदा करके लिखेंगे। x-4 की पावर 1 और फिर x-4 की पावर 1। आपको पता है कि जब बेस सेम होती है तो पावर्स को ऐड करते होते हैं। ये रूल हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास अगर लिखा हुआ हो x की पावर 3 डॉट x की पावर 4, तो अगला स्टेप जो भी बनेगा वो बनेगा x की पावर 7, ठीक है जी। मतलब बेस सेम थी तो मैंने पावर्स को ऐड करके लिख दिया। अब इसका मतलब है कि पावर्स अगर ऐड हुई हैं तो उनको अलहदा अलहदा करके भी लिखा जा सकता है, और यहाँ पर यही काम मैंने किया। x-4 की पावर 1 और x-4 की पावर 1, ठीक हो गया जी। तो इस स्टेप के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग दी वो ये वाला स्टेप लिख दिया कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट अगला काम, अब हमने x को मल्टीप्लाई करवाना है x-4 से और -4 को मल्टीप्लाई करवाना है x-4 से, ठीक है जी। तो पहले x को मल्टीप्लाई करवाएंगे x-4 से, ये लिखा, और फिर -4 को मल्टीप्लाई करवाया x-4 से, वो ये लिखा, और प्लस का 9 एज इट इज़ आ गया। अब इस प्रॉपर्टी को कहते होते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि मैंने राइट साइड से वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। x को इधर डिस्ट्रीब्यूट किया और -4 को भी इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया राइट साइड से, तो इसलिए इसको कहते होते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x डॉट x लिखा है। ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाई वाला डॉट है, ठीक है जी, याद रखिएगा। और x मल्टीप्लाई होगा 4 से तो ये x डॉट 4 आ गया। इधर -4 मल्टीप्लाई होगा x से तो -4 डॉट x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 डॉट 4 और प्लस का 9 एज इट इज आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें ये x डॉट 4 है और ये 4 डॉट x है, तो इन दोनों को इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो रूल मैंने यूज़ किया उसको कहते होते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आपको पता है कि आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लें या फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवा लें, उसका रिज़ल्ट सेम ही आता है, ठीक है जी। तो यही काम मैंने इधर किया। ये x डॉट 4 लिखा हुआ था, ये 4 डॉट x लिखा हुआ, तो इसको चेंज कर दिया, 4x लिख दिया, ठीक है जी। x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, ये भी 4x हो गया, ये 16 हो गया, और ये 9 एज इट इज आ गया। और इस रूल को नाम क्या दिया? कम्यूटेटिव लॉ का। नेक्स्ट उसके बाद जी -4x और -4x को ऐड कर दिया, ये हो गया माइनस का 8x, और 16 के अंदर 9 को भी ऐड किया तो ये हो गया 25। और यही वो एक्सप्रेशन थी जो मैंने प्रूव करनी थी, x का स्क्वायर -8x प्लस 25। ये देखें जी, ये वाली, ठीक है जी।
तो ये बन गई मेरी राइट हैंड साइड। और यहाँ पे जो मैंने रूल यूज़ किया वो किया एडिशन लॉ, कि इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट का फाइनल आंसर। अब इन क्वेश्चंस को मैंने देखा है यूट्यूब पे, डिफरेंट क्रिएटर्स ने अपने हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। कुछ टीचर्स ने जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के बगैर सॉल्व किया हुआ, ये स्टेप्स नहीं लिखे, और कुछ ने लिखे हैं। तो एट द एंड ये जो डिसीजन है ये आपने खुद करना है कि आपने इसको कैसे लिखना है। कैलकुलेशन वही है जो हम शुरू से करते आए हैं, बस थोड़ा सा इजाफा कर देना। अगर स्टेप लिख देंगे तो एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी एग्जामिनर के लिए, ठीक है। अदरवाइज काम तो चल ही जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट, x+1 होल का स्क्वायर माइनस x-1 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लेनी है, x+1 होल का स्क्वायर माइनस x-1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी पावर्स जो हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में है। तो पावर स्क्वायर की फॉर्म में मैंने पीछे वाले पार्ट में बताया था कि हमने पावर्स को फिर अलग-अलग करके लिख लेना। 1 पावर इसके पास आ गई और 1 पावर इसके पास आ गई, और बिल्कुल इसी तरह इसकी पावर स्क्वायर थी तो 1 पावर इसके पास आ गई और 1 पावर इसके पास आ गई। और यहाँ पे जो रूल लगाया वो आपके सामने लिखा हुआ है कि जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स को हम ऐड कर देते होते हैं, ठीक है जी। तो यही वाला रूल इस स्टेप पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अब हमने मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, और फिर +1 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से। इसी तरह ये माइनस बीच में ऐसे ही रहेगा, x को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, ठीक है जी। तो इस रूल को या प्रॉपर्टी को नाम दिया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि x को डिस्ट्रीब्यूट करवाया x+1 पे, +1 को डिस्ट्रीब्यूट करवाया x+1 पे, इसी तरह इस x को मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करवाया x-1 पे, और ये -1 जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ x-1 पे। राइट हैंड साइड से हुआ तो इसलिए इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब नेक्स्ट आगे वही मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई करवा लिया, 1 को x से और 1 को 1 से, माइनस का साइन है तो बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर ली। x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से, फिर 1 को x से और 1 को 1 से। अब दो वैल्यूज़ ऐसी हैं दोनों तरफ जिनको इंटरचेंज करना है। 1x.1 और 1.x, इन दोनों को एक जैसा करना है। तो इन दोनों को एक जैसा करने के लिए मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूं 3 से, और दूसरी तरफ अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूं 5 से, तो ये इक्वल आता होता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। तो मैंने सिर्फ यही काम किया अगले स्टेप के अंदर कि इस वैल्यू को चेंज करके लिखा, x+1 बनाया, और इस वैल्यू को चेंज करके लिखा x+1 बनाया, ठीक है जी। सॉरी, x+1 कह रहा हूँ, x.1, मैं माजरत करता हूँ जी, +1 नहीं आना, x.1 आना, ठीक है जी। तो अब देखें, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, इसको चेंज करके लिख दिया, और ये सारा स्टेप ऐसे बन जाएगा। तो इस सारे स्टेप को नाम क्या दिया? कम्यूटेटिव लॉ का, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ का नाम क्यों दिया? क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया, 1.x को x.1 लिखा, उसकी थोड़ी सी शक्ल तब्दील की, ठीक है जी। उसके बाद x का स्क्वायर ये पॉजिटिव का था और ये वाला x का स्क्वायर नेगेटिव का था, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट गई, ठीक है जी। ये देखें ना, x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x का स्क्वायर माइनस का, और x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो x स्क्वायर प्लस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया प्लस का 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया +1, और प्लस माइनस 1, तो ये 1 भी कैंसिल आउट हो गया। दो टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट क्यों हुई? वहाँ पे एडिटिव इन्वर्स वाला रूल लग रहा था कि -1 का एडिटिव इन्वर्स +1 है,
और एक्स स्क्वायर का एडिटिव इन्वर्स माइनस एक्स है। ठीक है जी, एडिटिव इन्वर्स यही होता है ना कि आप एक ऐसी वैल्यू अपनी वैल्यू में ऐड करते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो ज़ीरो आता है, इसको कहते होते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये एडिटिव इन्वर्स वाला रूल यहाँ पे लग गया और x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x और ये वाला x 4x, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4x। और यही थी राइट हैंड साइड। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं ये देखें जी। ठीक है जी, इस सारी एक्सप्रेशन को किसके इक्वल प्रूव करना था 4x के, और मेरा आंसर क्या आया हुआ जी 4x। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर भी हमने वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और जो भी स्टेप्स हमने करने हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर ली, x प्लस 5 होल का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 होल का स्क्वायर। अब ये पहला स्टेप आई एम प्रिटी श्योर कि आपको समझ आ गई होगी क्या करना है। पावर 2 टाइम्स है तो पावर को अलहदा अलहदा करके लिखा, और इधर भी वही काम किया, और इसके पीछे जो रीज़न दी वो ये बनेगी जी। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमने x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ, और फिर हमने 5 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 5 के साथ। इसी तरह हमने x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 के साथ, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 5 के साथ। तो वो जो स्टेप है वो ये बन जाएगा सारा, और इस स्टेप की जो लॉजिकल रीजनिंग बनेगी वो बनेगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है जी, देखें ना, x को मल्टीप्लाई करवाया x प्लस 5 से, वो ये लिखा, प्लस के 5 को मल्टीप्लाई करवाया x प्लस 5 से, वो ये लिखा, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, और जब माइनस है तो एक बड़ी ब्रैकेट यूज़ कर ली, फिर x को मल्टीप्लाई करवाया x माइनस 5 से, और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करवाया x माइनस 5 से। ओके हो गया जी। तो इस स्टेप के बाद इसको फिर x डॉट x की फॉर्म में लिखा, x डॉट 5 की फॉर्म में लिखा, 5 डॉट x की फॉर्म में। अब हमने इसको और इसको, इन दोनों को चेंज करके लिखना है, कम्यूटेटिव लॉ लगाया, x डॉट 5 ये बन गया और x डॉट 5 ये बन गया। ठीक है जी, तो ये बन गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बनाने के बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x का स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, ये भी बन गया x का स्क्वायर, लेकिन साथ में माइनस का साइन है तो ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है जी, कैंसल आउट हो गए, और इसी तरह 25 प्लस का और ये वाला 25 माइनस का, ये दोनों भी कैंसल आउट हो गए। और इसके पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग दी वो ये दी कि एडिटिव इन्वर्स 25 का एडिटिव इन्वर्स है माइनस 25, और इसी तरह एक्स स्क्वायर का एडिटिव इन्वर्स है माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 5x 10x प्लस 15x और प्लस हो गया 20x। तो ये बन जाएगा 20x राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे 20x ही प्रूव करना था। ये देखें जी, ठीक हो गया जी। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, और हर स्टेप को जस्टिफाई भी करना है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें जी, हमारे पास है 4 प्लस 16x ओवर 4। तो सबसे पहला काम जो हम लिखेंगे वो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ये जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ये बन जाएगा 1 ओवर 4 इस फॉर्म में, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 4 प्लस 16x से। इसकी जो रीज़न बनेगी वो ये वाली प्रॉपर्टी है। हमने 8th क्लास में या 7th में आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं पढ़ी ज़रूर होगी कि a ओवर b हो तो जो डिनोमिनेटर होता है इसको 1 ओवर की फॉर्म में
मल्टीप्लाई करवा के लिखा जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर था 4 उसको हमने 1/4 लिखा और फर्दर उसको मल्टीप्लाई करवा लिया इस फॉर्म में, एक स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि अब हमने इधर ऊपर से 4 कॉमन आ सकता है, लेकिन वो 4 ऐसे कॉमन नहीं लेना, हमने 4 का और 16 के जो हैं वो फैक्टर्स बना लेने हैं, मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर्स। ठीक हो गया जी, तो 4 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई 1 और 16x को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4x। ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे और इसकी जो रीज़न बन जाएगी वो बन जाएगी मल्टीप्लिकेटिव लॉ, कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 4 आया और 4 को 4x से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर 16x आया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट 4 इधर भी है और इधर भी है, कॉमन लेना है, तो 4 को इधर से कॉमन ले लिया, बाहर लिख लिया। ठीक है जी, 1/4 ऐसे ही आया, अंदर बच गया 1 प्लस 4x और ये वाला 4 दोनों के पास था तो कॉमन आ गया, और इस रीज़न को नाम दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, कि 4 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 1 पे और यही 4 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था इस 4x पे, ये देखें। ठीक है जी, तो ये शेप बन जाएगी और यहाँ से फिर 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा और इसको प्रॉपर्टी को नाम दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि 4 को एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर 1 आए, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर 1 आता होता, तो 4 को इस 4 से कैंसिल आउट किया, आप ऐसे समझ लें। ठीक है, तो इसका आंसर 1 आ गया और 1 इंटू दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4x, और यही चीज़ जो थी, अगर मैं आपको दिखा सकूं, 1 प्लस 4x, यही हमने प्रूव करनी थी। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट का फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। इसके अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन हमने जो रीजनिंग है वो भी साथ साथ लिखनी है। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने चूज़ कर ली। अब ऊपर से देखें 6x कॉमन आ सकता है और नीचे से जो है वो 3 कॉमन आ सकता है, लेकिन वो हमने ऐसे डायरेक्ट कॉमन नहीं लेना, हमने हर एक वैल्यू के फैक्टर्स बना लेने हैं, उसको थोड़ा सा मज़ीद तोड़ लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। 6x स्क्वायर को लिखा जा सकता है 6x डॉट x, 18x को लिखा जा सकता है 6x डॉट 3। इसी तरह यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन आता है तो 3 डॉट x का स्क्वायर माइनस 3 डॉट 9। ये डॉट का मतलब पॉइंट नहीं है डेसिमल वाला, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है जी, और इसके पीछे जो लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको थोड़ा सा अलग करके, थोड़ा सा डिस्टेंस दे के उनके बीच में लिखा जा सकता है। ये थोड़ा सा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन अब ये है ऐसे ही, तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, तैयार करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर 6x कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 3 और इधर से 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9। इसकी रीज़न क्या दे दी, कॉमन फैक्टर्स थे, 6x भी कॉमन फैक्टर था और 3 भी कॉमन फैक्टर था। फिर नेक्स्ट आ जाए जी, डिनोमिनेटर के अंदर x का स्क्वायर माइनस 9, इस पर फार्मूला लगाया और उससे पहले इस 3 को 6 के साथ कैंसल आउट किया, तो ऊपर बच जाएगा 2x, नंबर 1। नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को फार्मूला लगाया, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमने 3 को 6 के साथ कैंसल आउट किया था, तो उसकी लॉजिक लिख दी कैंसलेशन लॉ। ठीक है, और ये एज इट इज़ आ गया। अब अगले स्टेप के अंदर ये वाला फार्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके हो गया जी। अब ऊपर नीचे वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगी, और कौन सा रूल लगाया हमने, कैंसलेशन लॉ का। ठीक है, और बचेगा क्या, 2x ओवर x माइनस 3, जो कि राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी मौजूद था और मैंने यही प्रूव करना था, तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ की थी। उसको सिंप्लीफाई करते 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 जो आखिरी स्टेप बना वो बना 2x ओवर x माइनस 3। तो ये बन जाएगा जी मेरा क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का फाइनल आंसर।
अच्छा जी, नेक्स्ट फिर है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसके अंदर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड चूज़ कर लेनी है। ठीक है जी, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10। अब देखें ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखें तो ये बनता है प्लस 10x का स्क्वायर। इसको और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बनता है प्लस का 10x का स्क्वायर। तो इसके पेयर बनाने हैं जी, दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि अगर उन पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर ये सेंटर वाली वैल्यू विद साइन बने। तो इसके मैंने पेयर बनाए जी 5x प्लस का 2x, इन दोनों को ऐड करें तो बन रहा है प्लस का 7x, और अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 10x का स्क्वायर। इसी तरह नीचे भी फैक्टराइजेशन कर ली, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा के साइड पे लिखा, वो बनता है जी माइनस का 10x का स्क्वायर। दो पेयर बनाने हैं इसके कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10x का स्क्वायर बने, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो बन जाए माइनस का 3x। तो उसके पेयर ये बने माइनस का 5x प्लस का 2x। ये वही फैक्टराइजेशन है जो हम पीछे चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ते आए हैं। ठीक है जी, तो इसको फैक्टराइज कर लिया, इसकी रीज़न लिख दी फैक्टराइज। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। स्क्वायर था तो x डॉट x लिख लिया, 5 डॉट x लिख लिया, 2 डॉट x और 10 को लिख लिया 2 डॉट 5। ठीक है, ये जो इसकी रीजनिंग बनेगी वो ये बन जाएगी कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम ज़रा उनको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, उसके फैक्टर्स बना के लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिख लिया, और ये वाला जो है स्टेप आपने इससे पिछले पार्ट में भी आई थिंक कि पढ़ा है, मैंने बताया आपको। तो इसके बाद हमने कॉमन फैक्टर्स अलग-अलग करने शुरू कर देने हैं। पहली दो वैल्यूज़ में से देखें कौन सी चीज़ कॉमन आ सकती है। x कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2 कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, बिल्कुल इसी तरह नीचे से x कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लिया, और इस तरफ से 2 कॉमन आ रहा है वो 2 कॉमन ले लिया, और इसकी लॉजिकल रीजनिंग क्या दे दी कि कॉमन फैक्टर है। ठीक हो गया जी। कॉमन फैक्टर के बाद जो फैक्टराइजेशन का स्टेप होता है कि कॉमन वैल्यू एक दफ़ा और अनकॉमन वैल्यू एक दफ़ा। तो कॉमन वैल्यू x प्लस 5 थी, ये हमने एक दफ़ा लिखी, और जो अनकॉमन वैल्यू है x प्लस 2 वो इसके साथ लिख ली, और फिर नीचे वाली साइड पे भी यही काम किया। x माइनस 5 कॉमन वैल्यू है वो एक दफ़ा लिख ली, और दूसरी तरफ x प्लस 2 लिख लिया। x प्लस 2 और x प्लस 2 सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और इसकी जो लॉजिकल रीजनिंग बनी वो ये बनी कि कैंसलेशन लॉ लगा दिया। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारे पास बना वो बना x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। ठीक हो गया जी, और यही चीज़ मैंने प्रूव करनी थी। ये देखें जी, x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, तो ये बन जाएगा मेरा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि सपोज x इज़ एन इंटीजर, x जो है वो एक इंटीजर है, एंड x इज़ ऑड, और x जो है वो एक ऑड नंबर है। ये ना स्टेटमेंट में थोड़ी सी मिस्टेक थी, बुक के अंदर ना यहाँ लिखा हुआ है देन, तो वो जो देन लिखा हुआ है ना वो गलत लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पे एंड आना है, देन के साथ ना इस पूरी स्टेटमेंट की ना कोई सेंस नहीं बनती। तो देन को ख़त्म करके वहाँ पे आपने एंड लिखना है। एंड x इज़ ऑड, और x जो है वो एक ऑड इंटीजर है, तो हमने ये शो करना है कि 9x प्लस 4 इज़ ऑल्सो एन ऑड नंबर। ठीक हो गया जी। तो हम जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है उसको सामने रखते हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया कि x इज़ एन इंटीजर, तो x इंटीजर है तो उसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने ये पढ़ा था। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर्स ये चीज़ आ जाएगी। और देन बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, जो भी ऑड नंबर होता है ना वो इस फॉर्म का होता है 2k प्लस 1।
या 2n+1, ये हर ऑड नंबर की एक जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा। जो इवन नंबर की जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2k या 2n, और ऑड नंबर की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है 2k+1 या 2n+1। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। वी हैव टू शो दैट 9x+4 इज़ ऑड नंबर। हमने ये शो करना है कि ये जो 9x+4 है ये एक ऑड नंबर है। तो ये नंबर लिखेंगे, इसके अंदर x की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ये वाली 2k+1। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 18k+13। अब यहाँ से ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क है और इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा बात। एज वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ दिस वैल्यू, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आई इसके 2 हिस्से हैं। 1 पार्ट इज़ 18k, पहला हिस्सा जो है वो 18k है, और ये 18k जो है ये एक इवन नंबर है। ये इवन क्यों है? क्योंकि हम इसको 2 पे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 18k को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 9k। ठीक है, तो ये इसलिए एक इवन नंबर है। एंड अदर इज़ 13, और दूसरा हिस्सा जो है उस वैल्यू का वो 13 है। ठीक हो गया, विच इज़ ऑड नंबर, जो कि ऑड नंबर है, देखने से हमें पता चल रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक लॉजिक हमने यूज़ करनी है जो कि करेक्ट होती है हर केस के अंदर। एज द सम ऑफ वन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड, कि एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का जब आप सम करते हो तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा एक ऑड नंबर आता है। इसकी एग्जांपल देखो, एक नंबर है मेरे पास 6, ये इवन नंबर है। एक ऑड नंबर मैं ले लेता हूँ इसके साथ 3, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा जी 9। अब 9 जो है वो एक ऑड नंबर है, ये वाला नंबर एक इवन नंबर था और ये वाला नंबर एक ऑड नंबर था। इन दोनों को ऐड किया तो जो रिज़ल्ट आया वो आया ऑड नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह एक दूसरी एग्जांपल देख लो, 100 के अंदर ऐड करना है 25 को। अब 100 इवन नंबर है और 25 ऑड नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 125, और 125 भी एक ऑड नंबर है। ठीक है जी, तो यही चीज़ बताई गई कि सम ऑफ वन इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। यहाँ पे ऑलवेज लिखिएगा, इज़ ऑलवेज ऑड। सो जो वैल्यू हमने प्रूव करनी थी 9x+4 वो भी एक ऑड नंबर है। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जो कि हमारा आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। हमें कहा गया सपोज x इज़ एन इंटीजर, x जो है वो एक इंटीजर है। इफ़ x इज़ ऑड, अगर x एक ऑड नंबर है, देन शो दैट 7x+5 इज़ इवन नंबर। तो बिल्कुल उसी तरह हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट करेंगे x इज़ एन इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो x बिलोंग्स टू z, वो इस सेट से बिलोंग करेगा। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, मैंने आपको पिछले केस में भी बताया था कि ऑड नंबर को लिखने का जो एक जनरल मेथड है, अमूमन आम तौर पे हम जैसे उसको लिखते हैं वो ये होता है 2k+1। ठीक है जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। वी हैव टू शो दैट 7x+5 इज़ इवन। हमने ये शो करना है कि ये वाला जो नंबर है ये इवन नंबर है, तो इसके अंदर x के अंदर ऊपर वाली इक्वेशन 1 रिप्लेस कर देंगे और फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 14k+12। अब ये है स्टेप समझने वाला। ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसके 2 हिस्से हैं, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। एज वी हैव 2 पार्ट्स ऑफ अबव वैल्यू, 1 इज़ 14k, जो पहला हिस्सा है वो 14k है, विच इज़ इवन नंबर क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। एंड अदर इज़ 12, और जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है 12 है, विच इज़ ऑल्सो इवन, जो कि एक इवन नंबर है। ठीक है जी, अब 14k भी इवन है, क्यों? क्योंकि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, और इसी तरह 12 भी एक इवन नंबर है क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्या कहेंगे, एज द सम ऑफ 2 इवन नंबर्स इज
ऑलवेज इवन, सो 7x + 5 इज़ इवन नंबर। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। अच्छा, ये चीज़ देखें कि अगर दो इवन नंबर्स हैं मेरे पास, एक 6 है और एक 8 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो इनका आंसर 14 बनेगा, जो कि ख़ुद एक इवन नंबर है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि एज द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज़ ऑलवेज इवन, सो दैट्स वाई 7x + 5 इज़ ऑल्सो एन इवन नंबर। तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।